हेलो एवरीवन, मैं काव्या फ्रंटियर आईएएस ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के पार्ट 1 के बारे में। ये एक्चुअली काफी बड़ा टॉपिक है, काफी वास्ट है, इसलिए हम इसे दो पार्ट में कवर कर रहे हैं जिससे कि आप इसका हर एक प्रोविजन अच्छे से समझ सकें। तो पिछले पार्ट में हमने क्या क्या चीजें कवर की थी, एक बार पहले वो देख लेते हैं। In last video, we discussed about constitutional provision related to education, क्योंकि हम यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। एजुकेशन जो है वो हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में आता है जिसपे कि स्टेट और सेंटर दोनों ही अपने रोल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या है रिलेटेड टू एजुकेशन। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पे जाके ये वीडियो जरूर देख लें। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू एजुकेशन हमने देखा था कि एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल 15, आर्टिकल 45, बहुत सारे ऐसे हमारे आर्टिकल्स थे, आर्टिकल 350, इन सब में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन के बारे में क्या क्या बातें की गई हैं वो हमने देखा था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिलेटेड टू एजुकेशन एसडीजी 4 जो है वो हमारा एजुकेशन से रिलेटेड है, उसके बारे में बात करता है, हमने उसे डिस्कस किया था। बैकग्राउंड डिस्कस किया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का कि क्या ये पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो बनाई गई है। हमने देखा था कि नहीं, ये थर्ड है, इससे पहले एक बार 1968 में बन चुकी है, एक बार 1986 में बन चुकी है और ये हमारी थर्ड है जो कि 2020 में आई है। फिर हमने देखा कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, इस कमेटी का, किस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, उसके तहत ये पॉलिसी बनाई गई। इस पॉलिसी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या-क्या हैं, हमने उसके बारे में बात की थी। और उन प्रिंसिपल्स के बाद में आखिरकार इस पॉलिसी का विजन क्या है वो भी हमने देखा था, हमने डिस्कस किया था। इतनी सारी चीजें डिस्कस करने के बाद अब इस पार्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो देखते हैं। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी बनाई है सरकार ने, उसके प्रोविजन, उन्होंने हर एक चीज को कवर किया है, स्कूल एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्कूल एजुकेशन में ऐसे क्या-क्या चेंजेस हैं, क्या-क्या चैलेंजेस हैं जिन्हें दूर करने की कोशिश की गई है इस एजुकेशन पॉलिसी से। उसके बाद हायर एजुकेशन में क्या-क्या चेंजेस किए गए हैं। अदर की एरियाज ऑफ फोकस इन एजुकेशन के अलावा बाकी ऐसे कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड या ऐसे इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड अदर एरियाज कौन से हैं जिन पे फोकस करना बहुत जरूरी है, उसके बारे में बात करेंगे। पार्ट 4 है मेकिंग इट हैपन, कि इतना सा पॉलिसी बनाने के बाद में जो मेन चीज होती है, सरकार कोई भी पॉलिसी बनाती है तो उसकी सफलता निर्भर करती है उसके इम्प्लीमेंटेशन पर। तो हमारा ये जो मेन चीज है वो डिपेंड करेगी कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्कूल एजुकेशन से। स्कूल एजुकेशन में जो सबसे पहली चीज आती है वो होती है किसी भी एक बच्चे का चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। कई सर्वेज और रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया है कि 85% ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का, वो 6 साल की एज के पहले पहले हो चुका होता है। जैसे कि हम हमेशा सुनते हैं कि बच्चे का दिमाग एक कोरा कागज होता है, तो उसका जो डेवलपमेंट इनिशियल स्टेज में हो जाता है वो उसके आगे की एजुकेशन के लिए बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है, एक फाउंडेशन होता है लर्निंग का एक तरह से। और आज भी हम देखते हैं कि हमारा जो अभी का एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो रिमोट एरिया में जो विलेजेस हैं या फिर हमारे अर्बन एरिया में भी अगर कोई भी बहुत ही पुअर क्लास फैमिली है, तो यानी कि जो सोशली बैकवर्ड लोग हैं या फिर एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, उन तक आज भी वो एजुकेशन या वो अर्ली चाइल्डहुड केयर नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से एक चाइल्ड का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो जरूरत है कि इसमें बहुत ही स्ट्रांगली इन्वेस्ट किया जाए। सबसे पहली चीज जो है स्कूल एजुकेशन के लिए वो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी बच्चे का अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है वो बहुत जरूरी है। तो इसमें स्ट्रांग इन्वेस्टमेंट की जरूरत है कि ईसीसीई जो है हमारा, उसमें स्ट्रांग इन्वेस्टमेंट किया जाए इसमें। यानी कि हमें फ्लेक्सिबल और मल्टी लेवल प्ले बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड, जैसे कि आजकल स्कूल्स में होता है, उस तरह के एजुकेशन को इंक्लूड करने की जरूरत है। जो सेकंड जो है इस पॉलिसी के अंदर में वो है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसमें ये क्या करेंगे कि कोई भी चाइल्ड का जैसे डेवलपमेंट होता है उसके लिए बहुत ही जरूरी है कि वो अपना रीड एंड राइट, एबिलिटी टू रीड एंड राइट एंड टू डू बेसिक ऑपरेशंस,
इतनी एबिलिटी बच्चे में होनी चाहिए कम से कम, अगर वो आगे तक नहीं भी पढ़ पा रहा है। पहले तो हमें स्कूल ड्रॉप आउट का रेट कम करना है, बहुत सी चीजें ऐसी करनी है कि बच्चे को होल्ड किया जा सके। लेकिन फिर भी मिनिमम जो एक एजुकेशन है वो इतनी होनी चाहिए कि कोई भी अपना नाम लिखना पढ़ना और जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, कैलकुलेशंस होते हैं नंबर्स के साथ में, वो उसको आ सके। वो एक इनडिस्पेंसेबल प्री रेक्विजिट है आगे की एजुकेशन के लिए, क्योंकि अगर वहीं पर ही हमारा जो स्टेज है वही गड़बड़ हो गया पहला, तो वो आगे की एजुकेशन में कुछ भी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो इसका जो हमारा नेशनल पॉलिसी है, इसका एक गोल रखा गया है कि अचीव करना है इनको यूनिवर्सल। यहाँ पे मैंने ज्यादा लिखा नहीं है स्लाइड में, जिससे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ पूरी चीजें। तो इनका इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में एक गोल रखा गया है कि यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी जो है वो हमें अचीव करनी है बाय द ईयर 2025। अभी भी है हमारा, लेकिन कहीं कहीं पर यूनिवर्सल फंडामेंटल लिटरेसी नहीं है, तो उसे 2025 तक हमें किसी भी हाल में कवर करना है। और उसके लिए हम कैसे करेंगे आगे इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में वैसे हम ये देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि उसके लिए एक नेशनल रिपोजिटरी National Repository of High Quality Resources. National Repository of High Quality Resources on Fundamental Literacy and Numeracy. Fundamental Literacy and Numeracy. ये एक बनाई जाएगी जो कि दीक्षा प्लेटफॉर्म जो है हमारा डिजिटल इंफ्रा फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रा फॉर नॉलेज शेयरिंग, इस एप्लीकेशन पर, इस प्लेटफॉर्म पर ये रिपोजिटरी जो है फाउंडेशन लिटरेसी के लिए, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ हाई क्वालिटी रिसोर्सेज ऑन फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये अवेलेबल रहेगी। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो है कर्टेलिंग द ड्रॉप आउट रेट्स एंड इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एट ऑल लेवल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कई बार हमारे साथ होता है कि स्कूल में बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद में आता है कि वहां पर उनको होल्ड नहीं किया जा पा रहा है। जो भी बच्चे ने एडमिशन लिया है वो कुछ 6 क्लास तक आकर के या 8 क्लास के बाद आकर के उनकी विलेज में फैमिलीज में डिमांड होने लगती है कि नहीं, बच्चे को घर के कामों में हेल्प करना है, वो सबसे बड़ा है फैमिली पे, तो एक अर्निंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है उसके ऊपर। तो इस चक्कर में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि बीच में ही स्कूल एजुकेशन को छोड़ देते हैं। हालांकि भारत ने इस दिशा में, हमारे देश में बहुत सी ऐसी चीजें की गई हैं, जैसे एसएसए था हमारा, सर्व शिक्षा अभियान था, जो कि अब समग्र शिक्षा अभियान हो चुका है। राइट टू एजुकेशन है, जिसमें कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाने का प्रावधान है। इसके बाद भी जो हमारा अभी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो सर्वेज में देखा गया, उसमें था कि 6 से 8 जो क्लास होता है, ग्रेड 6 to 8 में बच्चों का एनरोलमेंट है 90.9%, जबकि 9 to 10 में है 79.3%, और 11 to 12 में सिर्फ 56.5%। यानी कि आप देखिए 6 to 8 में जो बच्चे थे वो 90% थे, जो कि आते आते 56.5 रहेगा, 11 पॉइंट यहाँ तक। तो इसके लिए एक बहुत ही ज्यादा नेशनल एफर्ट बनाने की जरूरत है कि हर एक बच्चे को यूनिवर्सल एक्सेस दिया जा सके और एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सके, जिससे कि वो स्कूल ड्रॉप आउट ना हो। और उसके लिए हमें जरूरत है कि हम दो तरह से दो इनिशिएटिव लें कि उनको इफेक्टिव और सफिशिएंट ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए। जैसे कि हमने बहुत बार यहाँ पे मैंने ये भी देखने में आया है कि जो हमारे ड्रॉप आउट रेट्स होते हैं वो इस वजह से मेनली हो जाते हैं क्योंकि कई बार स्कूल में अगर गर्ल चाइल्ड है तो वहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं है, या फिर उनके लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार प्रोवाइड नहीं कर पा रही है कि वो बच्चों को होल्ड कर सके वहाँ पर। उनको एडमिशन तो वो ले लेते हैं, लेकिन उनका कहीं फीस की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, कभी टीचर्स नहीं है वहाँ पर, इसलिए ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें कई चीज़ों का ध्यान देना होगा ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए। पहली चीज तो हमें देखनी होगी कि एक रेगुलर ट्रेन्ड टीचर जो है वो हर एक स्टेज में हम प्रोवाइड कर सकें। यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन होना चाहिए स्कूल में, जिससे कि केयरफुली ट्रैक कर सकें हम स्टूडेंट को, उनको हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाए, उस पर इंडिविजुअली फोकस किया जाए। तो ये सारी चीजें करते हुए हम ड्रॉप आउट रेट को बहुत ही कम कर सकते हैं। सॉरी, स्लाइड थोड़ी ज्यादा मैंने लिख दिया है काफी कुछ यहाँ पर। इसके बाद में अगला पॉइंट जो है हमारा वो है
Curriculum and pedagogy in school. Learning should be holistic and integrated, enjoyable and engaging. जो भी हमारा स्कूल में लर्निंग है वो बहुत ही होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड और इंगेजिंग होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि अभी तक हमारे क्या होता था कि जिस तरह का एनवायरमेंट रहा है एजुकेशन का वो बहुत ही रोट लर्निंग पे बेस्ड रहा है एक तरह से देखा जाए। तो अब जो गवर्नमेंट फोकस कर रही है वो इस चीज पे कर रही है कि जो वोकेशनल एजुकेशन है यानी कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है हमारी, जो वोकेशनल है और जो बुकिश नॉलेज है, उसको यहाँ पर उसके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस या फिर कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट एक जो रिजिड मार्क वो होती है, मार्किंग होती है, रिजिड सेपरेशन होता है, वो ना रहे। लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर और करिकुलर एक्टिविटीज को मिक्स करके ही पढ़ाया जाए बच्चे को। और इसके लिए हमारा जो 10+2 मॉडल अभी तक रहा है उसको 5+3+3+4 के डिजाइन में कन्वर्ट किया है। तो हम देखते हैं कि 5+3+3+4 है क्या आखिर। ये देखिए, प्रीवियस हमारा एकेडमिक स्ट्रक्चर जो है वो है 10+2 का। 10+2 मतलब 10 तक आते आते आपका एज जो होता था वो 6 to 16 जो बच्चे का एज होता था उसमें वो 10th तक का एजुकेशन कवर कर लेता था। एज 16 to 18 जो था उसमें 2 यानी कि 11th और 12th कवर करता था। अब जो हमने किया है वो हमने 5+3+3+4 कर दिया है, यानी कि ये इतना पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव था। तो बच्चे के प्राइमरी स्टेजेस जो होते थे, जो प्राइमरी ईयर होते थे उसके एजुकेशन के, प्राइमरी एजुकेशन जो होता था जिसमें कि हमने ऊपर बात की अर्ली चाइल्डहुड केयर वाली जो चीज थी, वहां पर उतना फोकस नहीं कर पा रही थी गवर्नमेंट। तो अब क्या होगा, जो 5 है दिस थिंग, ये 5 में है आपका 3+2, 2 आ गया। यानी कि बच्चे के जैसे ही वो जन्म लेता है, वो जैसे ही 3 साल का होता है, 3 से 6 साल का जब होगा बच्चा, तो उसको आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिका उसमें एडमिशन यहाँ पे दिलाएगा गवर्नमेंट, उसका पूरा ध्यान रखेगी। 2 इयर्स यानी कि क्लास 1 and 2, एज 6 to 8, 6 साल से 8 साल का बच्चा, यानी कि जब बच्चे की उम्र 8 साल तक की है तो यहाँ पर हमने क्लास 2 तक का एक तरह से फोकस कर लिया है। तो ये हो गया हमारा 5। यहाँ पे 5 इसलिए रखा गया है क्योंकि 3 साल जो बच्चे ने यहाँ पे कवर किया आपके एज 3 से 6 साल, यानी कि आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका, ये एक सीक्वेंस है। उसके बाद में क्लास 1 and 2, तो ये बच्चे के जन्म के बाद के 3 साल का जब वो था तब से लेकर 5 साल उसने यहाँ पर कवर किया अपना। उसके बाद में आते हैं प्रिपरेटरी स्टेज, ये फाउंडेशनल था। यहाँ पर बच्चे को एक फाउंडेशन लर्निंग प्रोवाइड कर दी जाएगी, फाउंडेशन लिटरेसी दी जाएगी, जैसा हमने ऊपर बात की थी कि वो बेसिक जो है वो ऑपरेशंस कर सके विद नंबर्स, बेसिक नंबर के साथ में ऑपरेशन कर सके, अपना नाम लिखना, पढ़ना, रीड एंड राइट, ये सारी चीजों को सीख सके। प्रिपरेटरी स्टेज में आएगा क्लास 3 to 5, यानी कि जब बच्चा 8 साल से 11 साल का हो जाता है तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये इसमें कवर किया जाएगा, इसके लिए अलग प्रोविजन बनाए जाएंगे। फिर आता है मिडिल। मिडिल में होगा कि 6 से 8 तक का उसका डेवलपमेंट कैसे होना है, यानी कि एज 11 to 14 के बीच में जब वो रहेगा। और 4 जो है कि क्लास 9 to 12 के बीच में जब आता है। पहले 10th तक अलग था और उससे 11th और 12th में स्ट्रीम्स अलग हो जाते थे। अब उन्होंने इंटीग्रेटेड कर दिया है कि कोई भी ऐसे सेपरेशन नहीं होगा बहुत ज्यादा आर्ट साइड और साइंस साइड के बीच में। सब्जेक्ट जो रहेंगे वो मिक्स रहेंगे, करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर के बीच में कोई बहुत ही रिजिड सेपरेशन नहीं रहेगा, वोकेशनल एजुकेशन और थ्योरेटिकल के बीच में नहीं रहेगा। यानी कि बहुत ही होलिस्टिकली एक बच्चे के डेवलपमेंट को करने की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये रहा हमारा 5+3+3+4 यानी कि 9 to 12 की ये बात हो गई। ये स्ट्रक्चर जो है ये हमारा बेसिकली स्कूल एजुकेशन हो गया पूरा। तो ये जो प्रोविजन हमने डिस्कस किए, इसके अलावा स्कूल एजुकेशन में और क्या क्या प्रोविजन है वो देखिए। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग फॉर ऑल, यानी कि इक्विटेबल मतलब सबको बराबर की शिक्षा मिलनी चाहिए जैसा आर्टिकल 14 में बात की गई है। इंक्लूसिव यानी सबको मेन स्ट्रीम में लाना है। इंक्लूसिव मतलब आप मैन विमेन के बेसिस पर उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, आप रिच पुअर के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, आप किसी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, किसी भी बेसिस पे आप उनको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। एक इंक्लूसिव एजुकेशन सबको प्रोवाइड करना है, जो कि आरटीई में भी कहा गया है, राइट टू एजुकेशन में। efficient resourcing and effective governance through school complexes and cluster। efficient resourcing and effective governance, और जो स्कूल कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो क्लस्टर्स डेवलप किए जाएंगे स्कूल एजुकेशन में, उनकी रिसोर्सिंग और गवर्नेंस बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। उनका जो एक कंट्रोलिंग पावर होगी वो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में होगी, हम कह सकते हैं, जिससे कि बच्चे के डेवलपमेंट पे उसका किसी भी तरह से कोई बुरा असर ना पड़े।
स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रेडिटेशन फॉर स्कूल एजुकेशन। तो ये सारे पॉइंट हमने देखे कि स्कूल एजुकेशन में ये लोग क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं, बच्चे की फाउंडेशन लिटरेसी से लेकर के उसका पूरा 5+3+3+4 स्ट्रक्चर से लेकर के कि इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए, ये सारा स्कूल एजुकेशन का पार्ट हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो सेकेंड पार्ट था यानी कि हायर एजुकेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हायर एजुकेशन में जो प्रोविजन ये लेकर आए हैं वो, देखिए किसी भी चीज में अगर कोई पॉलिसी पहले से एग्जिस्ट कर रही है, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पहले भी 1968 में एक बार आ चुकी है, उसके बाद में दोबारा ये आई थी 1986 में और अभी ये आई है 2020 में। तो अगर कोई भी पॉलिसी पहले से एग्जिस्ट कर रही है फिर उसमें अगर हम एक नया प्रोविजन ऐड करते हैं तो वो इसलिए क्योंकि पुराने वाले में कुछ ऐसे चैलेंजेस रहे होते हैं जिनको चेंज करने के लिए, जिनको कवर अप करने के लिए ये हमें अमेंडमेंट किया जाता है। तो पुरानी जो पॉलिसीज थी उनमें कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो कि हमने फेस किया है अपने एजुकेशन सिस्टम में लेकर के, चाहे वो स्कूल एजुकेशन की बात हो या हायर एजुकेशन की बात हो। तो यहाँ पे देखते हैं कि हायर एजुकेशन में जो मेजर प्रॉब्लम थी वो क्या क्या थी। मेजर प्रॉब्लम्स करेंटली फेस्ड बाय हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। फर्स्ट, अ सेवियरली फ्रेगमेंटेड हायर एजुकेशनल सिस्टम। एक बहुत ही फ्रेगमेंटेड हायर एजुकेशनल सिस्टम है हमारा, यानी कि जैसे ही आपका 12th क्लास कंप्लीट होता है उसके बाद में अगर आप हायर एजुकेशन सिस्टम लेना चाहते हैं तो बहुत ही रिजिड सेपरेशन है, या तो इंजीनियरिंग में जाएंगे या मेडिकल्स में जाएंगे, एमबीए मास्टर्स करना है, एमकॉम करना है, बहुत ही रिजिड से सेपरेशन है, बहुत ही फ्रेगमेंटेड फैला हुआ है कि एक स्ट्रीम दूसरी स्ट्रीम के साथ में मिक्स होकर के नहीं चल सकती है। इंस्टीट्यूट्स भी बनाए गए हैं तो वो पर्टिकुलर एक चीज के लिए बनाए गए हैं, लाइक इंजीनियरिंग के अलग कॉलेजेस हैं, एंड मास्टर्स के अलग कॉलेज हैं, इस टाइप से। एंड द लेस एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स एंड लर्निंग आउटकम, जहां पर कि एम्फेसिस जो किया जा रहा है वो सिर्फ नंबर ऑफ, हम जैसे देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, वहां पे उसकी क्वालिटी पे फोकस नहीं किया जा रहा है, लर्निंग आउटकम पे फोकस नहीं किया जा रहा है, किसी भी स्टूडेंट की स्किल्स पर फोकस नहीं किया जा रहा है, टीचर की जो क्वालिटी है वो घटती जा रही है। तो a rigid separation of discipline with early specialization and streaming of student into narrow areas of study, एक बहुत ही rigid separation है डिसिपल के बीच में, बहुत ही अर्ली एक स्पेशलाइजेशन हमें ये कर दिया जाता है और स्ट्रीम डिसाइड कर दी जाती है जिससे कि बहुत ही नैरो एरिया रह जाता है। लाइक आप ऐसे देखिए कि जो स्टेट बोर्ड होते हैं वहां पे अभी भी होता है कि आपको 10th के बाद में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज करना है, कई जगह तो 9th के पहले ही हो जाता है कि आप साइंस साइड लेने वाले हैं 9th में या फिर आप आर्ट्स लेने वाले हैं। सपोज कि आपने साइंस लिया, उसके बाद में आपको चूज करना होता है कि आपको मैथ लेना है या बायो लेना है 11th में। अगर आपने मैथ्स ले लिया तो मैथ्स लेने के बाद में होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ उसी स्ट्रीम में ही आगे बढ़ सकते हैं। आपने खुद को पहले ही एक स्फेयर में कवर कर लिया, आपने अपना एक वॉल चारों तरफ बना ली कि अभी मुझे इसी एरिया में ही काम करना है। एंड सपोज अगर कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो कि स्कूल एजुकेशन भी इंटीग्रेटेड हो कि आप मैथ भी पढ़ रहे हैं, बायो भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद में आपका जो डिग्री कोर्सेज हैं वो भी इस तरह के रहें कि इंटीग्रेटेड रहें, तो हर एक स्टूडेंट के पास, हर एक बच्चे के पास कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि वो चाहे तो वो मेडिकल्स में भी जा सकता है, चाहे तो वो इंजीनियरिंग लाइन में जा सकता है, चाहे तो वो आर्ट्स में जा सकता है, रिसर्च में जा सकता है, कोई भी स्टार्टअप शुरू कर सकता है। तो अभी का जो एजुकेशन, हायर एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये सारे चैलेंजेस को दूर करने की कोशिश की गई है। एक चैलेंज है उसके बाद हमारा लिमिटेड एक्सेस, particularly in socio-economically disadvantaged area with few higher education institute that teach in local languages। बहुत ही लिमिटेड एक्सेस है, पर्टिकुलरली जो सोशल इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है उन तक ये एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही है जो कि लोकल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। ऐसे बहुत ही कम हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं। तो अगर कोई रिमोट एरिया में, सपोज कि रिमोट एरिया का बच्चा है जो कि जिसका स्कूल एजुकेशन भी सिर्फ लोकल लैंग्वेज में ही हुआ है, तो उसको बहुत ही प्रॉब्लम होता है किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके आगे बढ़ने में या बाकी लोगों से compete कर पाने में, क्योंकि उसने बचपन से लेकर अब तक की पढ़ाई सिर्फ लोकल लैंग्वेज में ही की होती है। तो उनके लिए एक बहुत ही एक्सेस जो था वो लिमिटेड हो जाता था अब तक। लिमिटेड टीचर एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, टीचर्स बहुत ही लिमिटेड है, उनको ऑटोनॉमी नहीं दी जाती है, उनको उतना सैलरी भी नहीं मिलता है कि उनको इंसेंटिव ऐसा मिले कि जो वो बहुत ही मोटिवेटेड होकर काम कर सके। तो अभी आगे भी हम देखेंगे और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पे ब्रीफ में देखिए, आपका एक तो फ्रेगमेंटेड एजुकेशन सिस्टम है, कॉग्निटिव स्किल्स पर फोकस नहीं किया जा रहा है, रिजिड सेपरेशन है, लिमिटेड एक्सेस है, लिमिटेड टीचर टू इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी है। उसके अलावा जो हमारे चैलेंजेस हैं वो है इनएडिक्वेट मैकेनिज्म फॉर
merit based career management and progression of faculty and institutional leaders. मैकेनिज्म जो है मेरिट बेस्ड करियर मैनेजमेंट की वो बहुत ही इनएडिक्वेट है एंड प्रोग्रेशन ऑफ फैकल्टी इन इंस्टीट्यूशनल लीडर्स. Lesser emphasis on research at most universities and college and lack of competitive peer-reviewed research funding across disciplines. जो रिसर्च एरियाज हैं उनमें बहुत ही कम फोकस किया जाता है यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में. ये एक जनरल एक्सपीरियंस से भी आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया में आज भी बहुत से जो बहुत ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वहां भी रिसर्च के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है. कई बार होता है कि आप कुछ भी एक नया रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए मशीन्स नहीं होती हैं उतनी, या फिर उतना ही इक्विपमेंट हमें प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं कि हम आसानी से रिसर्च वर्क कर सकें. तो लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव पीयर रिव्यूड रिसर्च फंडिंग, वही फंडिंग जो मैं बता रही हूँ, रिसर्च फंडिंग अक्रॉस डिसिप्लिन. उतनी फंडिंग ही नहीं है कि गवर्नमेंट जो है उतनी फंडिंग दे कि कॉलेज जो है वो इक्विपमेंट्स खरीद सकें. सब उससे क्या होता है कि आप सिर्फ थ्योरेटिकल तक ही रह जाते हैं. अगर आपने प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं मिली तो आगे की लाइफ में आपको थ्योरी भी कुछ काम करने की नहीं रहेगी. सब ऑप्टिमल गवर्नेंस एंड लीडरशिप ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड इनइफेक्टिव रेगुलेटरी सिस्टम. जो रेगुलेटरी सिस्टम है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का वो बहुत ही इनइफेक्टिव है. अगर वो इफेक्टिव होता तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें शायद फेस नहीं करनी होती जो हम आज कर रहे हैं. Large affiliating universities resulting in low standard of undergraduate education. एक यूनिवर्सिटी से इतने सारे कॉलेज एफिलेटेड हैं कि उनका जो क्वालिटी है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हर गली में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है आजकल, तो यूनिवर्सिटी से इतने सारे कॉलेज एफिलेटेड हैं कि उनका वो जो कॉलेजेस खुल रहे हैं वो कैसी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड क्या है, टीचिंग के स्टैंडर्ड क्या है, बच्चों का स्टैंडर्ड क्या है, एडमिशन के मार्क्स क्या है, वो सब बहुत ही डिग्रेड होता जा रहा है. उस पर फोकस करने की बहुत जरूरत है और ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ये काफी हद तक उस पर फोकस करती है. तो ये हमने बात की चैलेंजेस की कि हायर एजुकेशन में अब तक हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं. अब हम देखेंगे कि नई जो एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोविजन रखे हैं, वो इनको कैसे दूर करने वाली है. तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम वो है क्वालिटी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस की. जैसा कि हमने ऊपर भी अभी देखा था कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज से एक यूनिवर्सिटी से बहुत से कॉलेज एफिलेटेड हैं, जिस चक्कर में उनका जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती जा रही है. तो उस पर यहाँ पे फोकस करना है. ये दोनों पॉइंट एक्चुअली एक ही क्लब करके ही मैं बताऊंगी आपको. इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन एंड क्वालिटी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस. तो इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग की बात है कि जितना भी फ्रेगमेंटेड हायर एजुकेशन का फॉर्म है या जितने भी मल्टीपल कॉलेज एक एक स्ट्रीम के लिए खोले जा रहे हैं उसकी रीस्ट्रक्चरिंग करना बहुत जरूरी है और यह इस पॉलिसी के अंतर्गत इस विषय पर मेन ध्यान दिया जाएगा हमारा. उसके बाद है टुवर्ड्स अ मोर होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन. जो भी हमारी एजुकेशन रहेगी वो मल्टी डिसिप्लिन रहेगी. ऐसा नहीं है कि आपने एक ही कॉलेज में अगर इंजीनियरिंग कॉलेज है तो वहाँ पे सिर्फ एक ही स्ट्रीम पढ़ाया जा रहा है, कोई भी एक इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है. इट शुड बी मल्टी डिसिप्लिनरी, जिससे कि चाइल्ड जो है, जो हमारा कोई भी अगर स्टूडेंट है उसका एक होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो सके. साथ ही यहाँ पे एक और प्रोविजन भी लाया गया है. आगे मैं आपको बताऊंगी कि सपोज बीटेक है तो उसमें कोई भी स्टूडेंट है अभी, जैसे उसको 4 साल का एक डिग्री कोर्स करना कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी होता है. अभी हो गया है कि आपका 4 साल का जो डिग्री कोर्स होगा उसमें आप 1 साल के बाद भी ड्रॉप आउट ले सकते हैं. 2 साल के बाद भी आप 2 साल के बाद आप डिग्री कोर्स करके आप एक जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं. 3 साल के पहले साल के बाद में मतलब आप डिप्लोमा ले सकते हैं. 2 साल के बाद आप छोड़ सकते हैं या फिर आप पूरा कंप्लीट भी कर सकते हैं. एमफिल को खत्म करने की बात चल रही है. तो ऐसे कई चेंजेस हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे. ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट एंड सपोर्ट फॉर स्टूडेंट जो है, एक उनको लर्निंग एनवायरनमेंट ऑप्टिमल प्रोवाइड किया जाए, एक उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए. मोटिवेटेड, एनर्जाइज्ड एंड कैपेबल फैकल्टी, ऐसी फैकल्टी को रखा जाए जो कि स्टूडेंट को इंगेज रख सके, जो कि स्टूडेंट का ड्रॉप आउट रेट ना हो या फिर उनको कॉलेज आने में एक इंटरेस्ट बना रहे, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू या लेक्चर्स के थ्रू, असाइनमेंट्स के थ्रू, इन सब के थ्रू ऐसा एक करिकुलम डिसाइड करना होगा. एक ऐसा फॉर्मल या फॉर्मेटिव असेसमेंट करना होगा हमारा, जो कंटिन्यूअस जो भी एक प्रोसेस चल रहा है उसका, कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो मोटिवेटेड और एनर्जाइज्ड रहें. इक्विटी एंड इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन. इक्विटी, सबको इक्वल एजुकेशन और इंक्लूजन किया जाए उनका.
टीचर एजुकेशन पर मेन ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो टीचर जो फैकल्टी हो वो भी किसी ना किसी एक रिक्रूटमेंट के थ्रू ही आए वहाँ पर या इंटरव्यू को क्रॉस करके आए, जिससे कि ऐसा ना हो कि एक पूरा एक लमसम में ले लिया टीचर्स को और वो उतना क्वालिटी एजुकेशन ही प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए। तो वो एक चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। री इमेजिंग री इमेजिनिंग वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है और इस पॉलिसी के अंतर्गत किया भी जाएगा। सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही ज़रूरी नहीं है, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रोवाइड की जाएगी। कैटलाइजिंग क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च इन ऑल फील्ड, एकेडमिक रिसर्च जो है, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि इंडिया में रिसर्च जो है वो बहुत ही लोअर लेवल पर है, उतना ज़्यादा हमारे इंस्ट्रूमेंट नहीं दिए जाते हैं कॉलेजेस में, इक्विपमेंट्स नहीं है जिससे कि बच्चे थ्योरेटिकल पार्ट के साथ में रिसर्च वर्क भी कर सकें, तो उसे कैटलाइज करने की बहुत ज़रूरत है और यहाँ पे किया जाएगा। ट्रांसफॉर्मिंग द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन, रेगुलेटरी सिस्टम जो है हायर एजुकेशन का उसको बदला जाएगा। इफेक्टिव गवर्नेंस एंड लीडरशिप फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनमें इफेक्टिव लीडरशिप और गवर्नेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो एक रेगुलेटरी बॉडी की यहाँ पर बात हो रही है वो ये है कि अभी बहुत ही हायर कंसंट्रेशन ऑफ पावर है फ्यू हैंड्स में, कुछ ही हाथों में बहुत ही हायर जो पावर है वो दी गई है। यहाँ पर डिस्टिंक्ट फंक्शन होना चाहिए रेगुलेशन का, यानी कि रेगुलेटरी बॉडी जो है वो अलग हो, एक्रेडिशन जो होता है वो अलग हो। उसके अलावा फंडिंग, एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग विल बी परफॉर्म बाय डिस्ट्रिक्ट एंड इंडिपेंडेंट एम्पावर्ड बॉडीज। तो इस तरह से हमें पूरा हायर एजुकेशन का फ्रेमवर्क तैयार किया गया है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। उसके बाद अदर की एरियाज क्या है फोकस के, अदर की एरियाज ये रहेंगे कि प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। प्रोफेशनल एजुकेशन से मतलब यहाँ पर क्या है कि मस्ट सेंट्रली इन्वॉल्व क्रिटिकल एंड इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग, डिस्कशन, इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग होगी, डिस्कशन होगा, डिबेट होगी एंड रिसर्च एंड इनोवेशन। इन सब चीज़ों को इंक्लूड करते हुए प्रोफेशनल एजुकेशन से मतलब है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर एजुकेशन को भी इंक्लूड किया जाएगा। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन अगर किसी को चाहिए, लीगल एजुकेशन जो है, हेल्थ केयर एजुकेशन जो है, तो ये प्रोफेशनल एजुकेशन हो गए जिन पर हमें मेन फोकस इस एजुकेशन पॉलिसी में किया गया है। फिर है एडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। एडल्ट एजुकेशन मतलब जो प्रौढ़ शिक्षा जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, यानी कि जो वरिष्ठ लोग हैं, जो कि सीनियर लोग हैं, उनको अगर एजुकेशन प्रोवाइड करना है ऐसी कि उनको एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग मिल सके, वो एक सस्टेनेबल लाइफ को लीड कर सकें, एक अच्छी लाइफ को लीड कर सकें, उसके लिए यहाँ पे फोकस किया जाएगा। इंडियन लैंग्वेजेस जो लोकल लैंग्वेजेस हैं साथ में उनको, और आर्ट एंड कल्चर को इंक्लूड किया जाएगा यहाँ पर। टेक्नोलॉजी यूज एंड इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन का यूज किया जाएगा, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज हम ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं अपनी एजुकेशन में। अभी लॉकडाउन के टाइम पे हमने देखा कि सारी ही ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, या दीक्षा पोर्टल, जैसे कि पीछे मैंने बताया था आपको, दीक्षा पोर्टल डेवलप किया गया है इसके लिए, जहाँ पर फाउंडेशन लर्निंग की बात की गई थी। तो ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन पे ये पॉलिसी फोकस करेगी, उसको डेवलप करने के लिए काम किया जाएगा। Creating a dedicated unit for building of world-class digital infrastructure, educational digital content and capacity. एक डेडिकेटेड यूनिट बनाई जाएगी वर्ल्ड क्लास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, क्योंकि अगर हम डिजिटल एजुकेशन की बात करते हैं, उसे हमें गांव-गांव तक पहुंचाना है अगर डिजिटल एजुकेशन को, तो उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि एक उतना ही प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया जा सके। अगर कि मान लीजिए आप गांव तक, डिजिटल इंडिया की बात जैसे हुई है, तो डिजिटल इंडिया में गांव तक ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू नेट पहुंच चुका है, लेकिन वहां पे बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, जो टीचर्स की क्वालिटी है वो ऐसी होनी चाहिए, जो बच्चे हैं वहाँ के, टीचर हो गए, स्टूडेंट हो गए, वो सब भी ऐसे होने चाहिए कि वो डिजिटल एजुकेशन के इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर सकें। तो उस पर ये पॉलिसी फोकस करेगी। अब आता है हमारा पार्ट 4, मेकिंग इट हैपन, यानी कि इसको, ये जितना भी हमने देखा स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, उसको इम्प्लीमेंट ये कैसे करेगी, मेकिंग इट हैपन, हाउ इट विल, गवर्नमेंट विल मेक इट हैपन, जो भी इन्होंने प्लान किया है उसके लिए। तो उसके लिए सबसे पहली चीज ये क्या करेंगे, स्ट्रेंथनिंग द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो CABE है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा।
For the successful implementation of this policy, the need is long term vision. एक long term vision होना चाहिए. Availability of expertise on a sustained basis. Expertise की availability होनी चाहिए. Concerned action from national, state, institutional and individual level. अगर कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसके दिया गया है कि इसे इम्प्लीमेंट करना है तो उसमें हर एक का एक अपना रोल जो है वो प्ले उसको करना है, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल पर हो या हमारे राज्य स्तर पर हो, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर हो या फिर व्यक्तिगत तौर पर हो. Strengthening and empowering the Central Advisory Board of Education, इसको strengthen करना है. The remodeled and rejuvenated CAB shall also be responsible for developing, articulating, evaluating and revising the vision of education in the country on a continuous basis in close collaboration with MHRD and corresponding apex body of the state. ये जो Central Advisory Board of Education रहेगा, ये responsible होगा डेवलप करने में, इवेलुएट करने में, जो भी एजुकेशन का एक विजन डिसाइड किया गया है उसे कंटिन्यूअस बेसिस पर ये आपका जो है ये उसको रिवाइज करेगा, उसको रिव्यू करेगा एक तरह से, और एमएचआरडी के साथ में ये कोलैबोरेशन में काम करेगा. अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन ऑफ ऑल, ये सबको मतलब मेकिंग इट हैपन में ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं कि एक अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन सबको प्रोवाइड किया जाएगा, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी. अभी क्या है, ये यहाँ पे पॉइंट इसलिए रखा गया है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी क्या है, हमारा जीडीपी का हम कुछ परसेंट होता है जो हम एजुकेशन पे खर्च करते हैं. तो जो रिकमेंडेड लेवल है, public expenditure on education in India has not come close to the recommended level of 6% of GDP as envisaged by the 1968 policy reiterated in the 1986 policy, which was further reaffirmed in the 1992 review of the policy. तो देखिए, जब सबसे पहली बार जब हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी 1968 में, उस समय डिसाइड किया गया था कि हमें हमारा जो कंट्री है उसको 6% ऑफ जीडीपी जो है वो एजुकेशन पर खर्च करना है. लेकिन 1968 में भी ये गोल अचीव नहीं किया जा सका. उसके बाद में 1986 में भी सेम बात कही गई, तब भी अचीव नहीं हुआ. उसके बाद 1992 में जब पॉलिसी को रिव्यू किया गया तब भी अचीव नहीं हुआ. और यहाँ तक कि अभी भी 2020 में जब ये पॉलिसी फिर से बन रही है तब भी द करंट पब्लिक गवर्नमेंट center and state expenditure on the education in India has been around 4.43% of GDP. अभी भी हमारा 6% नहीं है, ये सिर्फ 4.43% ही है. Analysis of budgeted expenditure 2017-18 and only 10% of the total government spending toward education. These numbers are far smaller than most developed and developing countries. जितने भी हमारे developed और developing countries हैं, उनसे ये नंबर अभी भी बहुत कम है. In order to attain the goal of education with excellence and the corresponding multitude of benefit to this nation and economy, the policy unequivocally endorses and envisions a substantial increase in the public investment in education by both the central government and state government. ये जो एजुकेशन का हमारा गोल है, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाने में हमने इतना एफर्ट किया है, अगर हमें उसे एक्सीलेंस उसमें हासिल करना है या फिर हमें उसके बेनिफिट्स चाहिए जो कि हमारे भारत देश को, हमारे देश को और इकोनॉमी को मिल सके, तो उसके लिए ज़रूरत है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है एजुकेशन में वो बढ़ाया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी, क्योंकि ये एक कॉन्करेंट लिस्ट में आता है सब्जेक्ट. तो सेंटर की एज वेल एज स्टेट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाती है. उसके बाद में है यूनिवर्सल प्रोविजनिंग ऑफ क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. जो हमने स्कूल एजुकेशन में एक पॉइंट देखा था, ये इम्प्लीमेंटेशन में देख रहे हैं, वो हमारा था प्रोविजन था कि स्कूल एजुकेशन में ये क्या क्या करने वाले हैं. अब ये है मेकिंग इट हैपन, ये क्या करने वाले हैं यहाँ पे. तो चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में हमें ध्यान देना है. फाउंडेशन लिटरेसी, जो मैंने वहां पे आपको बताया था कि बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए. दीक्षा प्लेटफॉर्म पर हमारा एक दीक्षा पोर्टल पर एक तैयार किया गया है, एक इसका रिपोजिटरी बनाया गया है फाउंडेशनल लर्निंग के लिए. Provide adequate and appropriate resourcing of school complexes, custard, providing food and nutrition, proper food and nutrition दिया जाए, मिड डे मील दिया जाए, जिससे कि जो हमारा ड्रॉप आउट रेट है बच्चों का वो कम करा जा सके. क्योंकि कई बार होता है कि गांव में इतनी ज़्यादा गरीबी होती है कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों को सिर्फ इस लालच में स्कूल भेज देते हैं कि एटलीस्ट वहाँ पर एक टाइम का खाना मिलेगा, मिड डे मील प्रोवाइड किया जाएगा उनको. तो वो एक बहुत, और क्योंकि उनके पास इतना खाने के लिए भी नहीं होता है,
तो वो बहुत ही एक बेसिक सा रिक्वायरमेंट बन जाता है मिड डे मील और ये जो हमारा ब्रेकफास्ट वाली चीज़ है कि वो बच्चों को ड्रॉप आउट रेट को शायद काफ़ी हद तक कम कर पाएगा। उसके बाद है इन्वेस्टिंग इन टीचर एजुकेशन एंड कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर। टीचर एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है क्योंकि टीचर ही है जो एक बच्चे का भविष्य निर्धारित करते हैं। तो टीचर्स को एजुकेट होना, एक अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। फिर है रिवैम्पिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज टू फोस्टर एक्सीलेंस। कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है उनको रिवैम्पिंग की ज़रूरत है, उनका रिमॉडलिंग करने का ज़रूरत है। कल्टिवेटिंग रिसर्च, रिसर्च को कल्टिवेट करना है, रिसर्च को बढ़ावा देना है हमें हर तरह से। एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑनलाइन एजुकेशन, साथ ही ऑनलाइन एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाना है जिससे कि बच्चे में साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप किया जा सके along with cultural and ethical values। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट अब देखेंगे। The implementation of this policy will be led by various bodies। जो इम्प्लीमेंटेशन है इस पॉलिसी का वो बहुत सी बॉडीज के द्वारा किया जाएगा, इंक्लूडिंग MHRD, CAB, यूनियन, state government, education related ministry, state department of education, board, NTA, national testing agency, the regulatory bodies of school and higher education, NCRT, state CERT, school, higher education institute, along with the timeline and a plan for review in order to ensure that the policy is implemented in spirit and intent through coherence in planning and synergy across all these bodies involved in education। In short, इसका मतलब ये है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है इस पॉलिसी का उसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, सीएबी और जितनी भी हमारी एजुकेशनल मिनिस्ट्रीज हैं चाहे वो स्टेट की हो, सेंटर की हो, डिपार्टमेंट जितने भी हैं एजुकेशन रिलेटेड, एनसीईआरटी है, एससीईआरटी है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, यानी कि एक तरह से एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो सारे के सारे इन्वॉल्व होकर अंडर वन अम्ब्रेला काम करेंगे इस पॉलिसी को स्पिरिट में, लेटर एंड स्पिरिट में सच करने के लिए, ट्रुथ में लाने के लिए। इम्प्लीमेंटेशन विल बी गाइडेड बाय द फॉलोइंग प्रिंसिपल। इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके लिए ये प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखा जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्पिरिट एंड इंटेंट ऑफ द पॉलिसी विल बी द मोस्ट क्रिटिकल मैटर। It is important to implement the policy initiatives in a phased manner। कभी भी याद रखिए किसी भी पॉलिसी को अगर इम्प्लीमेंट करना होता है सरकार को तो अगर वो एक साथ शुरू कर देगी, इसीलिए देखिए कभी भी कोई भी स्कीम होती है बड़ी तो जनरली हमने सुना है कि वो पायलट बेसिस पे शुरू की जाती है, यानी कि पहले कुछ एक एरिया में उसका इफेक्ट देखा जाता है, उस पर हिट एंड ट्रायल टाइप वर्क किया जाता है कि वो कहाँ तक सक्सेसफुल हो रहे हैं, उसके बाद वो यूनिवर्सली अप्लाई करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे कही गई है, इट इज इंपॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी इनिशिएटिव इन अ फेस्ड मैनर। हम फेज मैनर में धीरे धीरे करके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। Prioritization will be important in ensuring optimal sequencing of policy point। Prioritization करना यहाँ पे जरूरी होगा इंश्योर करने के लिए कि ऑप्टिमल सीक्वेंसी जो है पॉलिसी पॉइंट्स की हो रही है या नहीं। कॉम्प्रिहेंसिवनेस इन इम्प्लीमेंटेशन विल बी द की। कॉम्प्रिहेंसिवनेस जो है वो आपके इम्प्लीमेंटेशन में जो मेन पॉइंट होगा वो यही होगी। As this policy is interconnected and holistic, only a full-fledged implementation, क्योंकि ये पॉलिसी जो है ये इंटरकनेक्टेड है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वोकेशनल एजुकेशन थियोटिकल को मिक्स किया जाएगा, करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर को भी उनके बीच का जो सेपरेशन है वो हटा दिया जाएगा, सारे स्ट्रीम्स को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने की बात हो रही है। तो एज this policy is interconnected and holistic, only a full-fledged implementation and not a piecemeal one will ensure that the desired objectives are achieved। Careful planning, joint monitoring and collaborative implementation between center and state। दूसरा इम्प्लीमेंटेशन में क्या एक चीज ध्यान रखने की बात है, क्योंकि ये एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है तो सेंटर और स्टेट के बीच में एक केयरफुल प्लानिंग होनी चाहिए, ज्वाइंट मॉनिटरिंग उनको करना होगा और एक कोलैबोरेट होकर एक दूसरे से मिल करके उसका इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। टाइमली इन्फ्यूजन ऑफ requisite resources, human infrastructure and financial at center and state level। टाइमली इन्फ्यूज करना होगा हमें जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, फिर चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो। केयरफुल एनालिसिस एंड रिव्यू ऑफ द लिंकेजेस बिटवीन मल्टीपल पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन स्टेप।
एक बहुत ही केयरफुल एनालिसिस की ज़रूरत है और उनके बीच में जो लिंकेजेस हैं उनको रिव्यू करने की ज़रूरत है. To bring the focus back on education and learning, it is desirable that the MHRD be redesignated and Ministry of Education. और जो उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट एक है वो ये है कि ये डिजायरेबल है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में रीडेजिग्नेट कर दिया जाए. तो ये रही हमारी पूरी की पूरी एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि अभी इम्प्लीमेंट होगी. तो हम इसके और भी प्रोविजन देखेंगे कि गवर्नमेंट ने इस पे इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको क्या क्या लाया, किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. फिलहाल के लिए हमने इसमें सारी चीज़ें कवर कर ली. पार्ट 1 में हमने कुछ चीज़ें कवर की कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, हमने ये देखा. उसके बाद में हमने देखा था कि विजन क्या है इस पॉलिसी का बैकग्राउंड क्या रहा है, पहले ये देखा था. फिर विजन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये सारी चीज़ें देखी. सेकेंड पार्ट में हमने देख लिया कि यहाँ पे जो जो भी प्रोविज़न किए गए थे, चाहे वो स्कूल एजुकेशन के लिए रहे हो, चाहे वो हायर एजुकेशन के लिए रहे हो, हायर एजुकेशन में क्या क्या चैलेंजेस थे पहले, जिन्हें दूर करने के लिए अभी ये पॉलिसी लाई गई है. उसके बाद में अदर एरियाज़ क्या हैं जिसमें ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा. उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं और क्या क्या ध्यान में रखना होगा. तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव हमने यहाँ पे पढ़ा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा ये वीडियो. अगर आपको ये सारी के सारे टॉपिक्स बहुत ही डिटेल में पढ़ने हैं तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो इस वीडियो में यूज़ किए गए हैं. आप यहाँ से इन्हें डिटेल में पढ़ सकते हैं. थैंक यू सो मच.